Dear students, now I shall talk about questions of last 15 to 16 years based on these two chapters, that is number system and real numbers. तो रियल नंबर और नंबर सिस्टम्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इससे मुताल्लिक़ पिछले 15-16 सालों में उनको हम करने जा रहे हैं. मैंने जो क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स किया है, यानी किस टाइप पर वो आते हैं क्वेश्चंस. तो सबसे पहले मैंने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लिखे हैं जिनको हम अभी देखेंगे, एक्सप्लेन करूँगा मैं और सॉल्व करेंगे. ठीक, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये 2011 और 12 का 11 AMU 11th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन है AMU का. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ए इज़ एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर. दो स्टेटमेंट दे रखे हैं. एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर. तो इन दो स्टेटमेंट के बारे में पूछा है. ओनली ए इज़ ट्रू, ओनली बी इज़ ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स. ये इन स्टेटमेंट्स के मुतालिक आंसर लिखे हुए हैं, तो हमें एप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है. इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले और इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे ही क्वेश्चंस जो बोर्ड पर इस टाइम लिखे हुए हैं इनमें से 3 एग्जैक्टली NCERT की जो एग्ज़ाम्पल है, पहली एग्ज़ाम्पल है, उसमें दिए गए हैं, जिसमें आप नोट करेंगे NCERT की क्लास 9th की, है ना. मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए. NCERT की क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है, मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 3 पर एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, कई एग्जाम्पल दे रखी हैं पेज नंबर 3 एंड 4 एंड 5 पर. उनको आप देखेंगे ये सारे सवाल ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे. ये सारे सवाल कोई बहुत ख़ास जगह से नहीं आए हैं, आपकी NCERT से ही आए हैं. अब इस सवाल को करते हैं हम. कह रहे हैं एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर. क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? द आंसर इज नो, बिकॉज एक होल नंबर होता है 0. क्या 0 नेचुरल नंबर भी होता है? नेचुरल नंबर को ही हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं. तो 0 काउंटिंग नंबर नहीं होता, यानी कि नेचुरल नंबर नहीं होता, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है. दिस ए स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट एंड इट इज नॉट करेक्ट फॉर एवरी होल नंबर. ओके, होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 0. तो एवरी वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट ए रॉन्ग हो गया. बी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर. रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन क्या सारे ही रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? एक रेशनल नंबर है सपोज 1/2, ठीक है, 2 इंटीजर से बना है. 1 इज इंटीजर, 2 इज इंटीजर, बट द रेशो दैट इज 1/2 इज नॉट ए रेशनल, इज नॉट एन इंटीजर. इट इज ए रेशनल नंबर बट इट इज नॉट integer. So every rational number is not an integer. Every rational number is not an integer. तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके अंदर क्या है? फॉल्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी आर फॉल्स. तो आंसर इज डी. नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है. ये भी NCERT में जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं आप उसके ज़रिए कर सकते हैं इसको. ठीक है, क्या कह रहे हैं? एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर. क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं? यस. कोई सा भी इंटीजर उठा लिए, चाहे आप नेगेटिव उठाइए चाहे आप पॉजिटिव उठाइए. ठीक है, सपोज -5 उठाइए. -5 इज एन इंटीजर, एट द सेम टाइम इट इज ए रेशनल नंबर, है ना. 1 उठाइए, 101 उठाइए, कोई सा भी उठाइए, नेगेटिव उठाइए पॉजिटिव उठाइए, ये सारे के सारे इंटीजर होंगे और रेशनल नंबर भी होंगे. तो कुल मिला के ये पहले सवाल जैसा ही है. तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है. हमें फॉल्स बताना है, तो ये आंसर नहीं है. एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर. एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, यही फॉल्स है.
ये यहीं पर अभी आपने पढ़ा, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये फॉल्स बताया था, इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं मैं। तो यही इसका बेसिकली आंसर है, बी इज द आंसर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर बट नॉट ए रैशनल, नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां नेचुरल नंबर की जगह काउंटिंग नंबर भी लिख सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद हम ये स्टेटमेंट चाहे तो पढ़ें चाहे ना पढ़ें, पढ़ लेते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। कोई से भी दो रेशनल नंबर उठाइए, डिफरेंट रेशनल नंबर उठाइए, उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर होंगे। ये स्टेटमेंट अभी मैंने थ्योरी में लिखवाया है आपको कुछ देर पहले, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्योंकि ये ट्रू है तो ये आंसर नहीं होगा। Every real number is represented by a unique point on the number line. हर रियल नंबर, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, we will be having a unique point for that particular number on the number line. ये मैंने जस्ट अभी लिखवाया है आपको पिछले वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। 2015-16 का AMU 11th इंट्रेंस का क्वेश्चन है। Now let us move on to the third question. मैं कैमरे को थर्ड क्वेश्चन की तरफ टर्न कर देता हूं। Now these are two more questions based on the same theme or based on same examples of NCERT, and the question is which of the following statement is true. हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इन स्टेटमेंट में से। ठीक है, तो जो ऑप्शंस हैं उन्हीं में से हमको बताना है। वही जो ऑप्शन हमको दे रखे हैं इन्हीं में से हमको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, राइट। पहला ऑप्शन है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। बार बार रिपीट हो रहा है ये, है ना। देखिए एक एग्जाम्पल से कितने सालों के सवाल हो रहे हैं, एक साल के, एक टाइप के। तो ये बेसिकली एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये ट्रू स्टेटमेंट है, यही आंसर हो जाएगा। हर इंटीजर हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इसके बाद पढ़ने की जरूरत इसलिए रह जाती है, बोथ लिखा हुआ है यहाँ पे। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर रेशनल नंबर यानी 1/2 भी क्या इंटीजर है? नहीं, इंटीजर नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। ए भी आंसर नहीं है। फिर लिखा हुआ है बोथ ए एंड सी। अगर यहां पर रॉन्ग लिख देते तो ये भी आंसर हो जाता, लेकिन इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है। तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट होना चाहिए यहां पर। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, तो ए एंड सी आर नॉट करेक्ट एक्चुअली। सो द आंसर इज बी। 2015-16 का डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन है AMU का। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम थीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। हमें फॉल्स स्टेटमेंट पता करना है। एक्चुअली यहां पर मिस प्रिंट है, इसको मैं आपको अभी बताता हूं क्वेश्चन पढ़ते हुए। एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी 1, 3, 5, 7 ऐसे वाले, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q + 1। 2q + 1 की फॉर्म में होंगे, वेयर q इज सम इंटीजर। जैसे जहां पर q कोई इंटीजर है, कोई सा भी इंटीजर, तो कोई सा भी इंटीजर q की जगह -5 मान लीजिए, तो -5 × 2 + 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है? -10 + 1 इज इक्वल टू -9। क्या -9 हमारा पॉजिटिव है? नहीं। तो ये आंसर, ये बेसिकली कैसा हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो यही आंसर लगा सकते हैं आप इसको देख के, लेकिन नहीं, आगे और पढ़ता हूं, मैं बताता हूं इसके अंदर चक्कर क्या है। एवरी, ये मिट गया, एवरी ये मिटा लगा देता हूं। एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q + 1। पॉजिटिव ऑड और 4q + 3, वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कर दें, पॉजिटिव क्या कर दें हम? पॉजिटिव इंटीजर कर दें। अब यहां पर q की जगह आप क्या ले लीजिए? 1 ले लीजिए। या सपोज करिए एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी हमें 1 को लेकर आना है, ये भी तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो क्या ये 4q + 1 के बराबर हो सकता है?
क्या ये 4q+1 के बराबर हो सकता है? नहीं, q की वैल्यू आप कुछ तो पुट करेंगे ना, पॉजिटिव पुट करिए। तो पॉजिटिव छोटी से छोटी वैल्यू q की क्या हो सकती है? q की वैल्यू हो सकती है 1। तो ये कितना आ रहा है? 4 एकम 4 और 1 5, तो 5 कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो 1 को रिप्रेजेंट नहीं कर रही ये वाली इक्वेशन, 1 को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है इक्वेशन। एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1। तो यानी ये भी फॉल्स हो गया, ये बी भी फॉल्स हो गया। तो यहां पर हमें फॉल्स बताना है, तो फॉल्स तो 2 आ गए आंसर, तो ये दोनों नहीं है आंसर। एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+1 के ऑर्डर का। एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी कि इसके अंदर क्या +1 भी शामिल है, किसके बराबर हो जाए? 6q+1 के बराबर हो जाए। क्या ये मुमकिन है? जबकि q हमारा क्या हो, q इज सम इंटीजर, q हमारा कोई इंटीजर हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर ये है कि ये पॉसिबल नहीं है। q की वैल्यू आप 1 पुट करके देख लीजिए, तो ये आ जाएगा 7। 7 कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो दिस इक्वेशन कैन नॉट रिप्रेजेंट 1। तो यानी ये जो हमारा स्टेटमेंट है सी, ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या बात समझ में आ रही? ये तीनों फॉल्स हो गए, तो ये तीनों तो आंसर नहीं हो सकते। चौथा पढ़ते हैं, -5 एंड -9 आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स -5 और -9 हैं? यस, को प्राइम इंटीजर हैं। को प्राइम इंटीजर क्या होते हैं? को प्राइम इंटीजर वो होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो 1 के अलावा कुछ ना हो। तो इनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं है, 1 या -1। तो 1 या -1 इनके कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 के अलावा इनके कोई से भी फैक्टर ऐसे नहीं है जो कॉमन हो। तो ऐसे दो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर 1 होते हैं वो को प्राइम इंटीजर्स कहलाते हैं, चाहे वो प्राइम नंबर्स हो या ना हो। ठीक है, एक तो प्राइम जरूर होगा उनमें से। बहरहाल आगे बढ़े, -5 और -9 आर को प्राइम इंटीजर्स। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली ट्रू स्टेटमेंट है। बात समझ में आई? अब देखिए क्वेश्चन कैसा रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यहां पर लिखा जाएगा नॉट, इज नॉट ए फॉल्स स्टेटमेंट, यानी ट्रू स्टेटमेंट हमें तलाश करना है। तो ट्रू स्टेटमेंट बेसिकली ये है, तो यही बेसिकली आंसर होगा इसका, और किताब में यही आंसर लिखा हुआ भी है। तो जिस किताब से ये क्वेश्चन मैंने लिखा है उस किताब के अंदर यहाँ पर मिसप्रिंट है कि यहाँ पर नॉट नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये दिक्कत है इसके अंदर। 2018-19 का क्वेश्चन है, AMU 11 डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का। तो इसको आप प्लीज़ क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आगे के क्वेश्चंस देखता हूँ, आगे के क्वेश्चंस लिख के आपको बताता हूँ कि और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं इसके अंदर। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। ओके, तो ये अगले 4 क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में आ चुके हैं। ये 2 क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, ये 2012 और 13 में आया है AMU 11th एंट्रेंस में, और ये क्वेश्चन 2017 और 18 में आया है 11th एंट्रेंस में। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इनके क्या है कि ऑप्शंस में थोड़ी सी तब्दीली की गई है, हालांकि आंसर तो दोनों का सेम ही है। क्वेश्चन क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर ये बार लगा हुआ है। ठीक है, क्या आप देख पा रहे हैं? ये ऊपर बार लगा हुआ है, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? और अगर आप आंसर में देखेंगे तो आंसर में पता चलेगा ये 1/1000, 1/999, 1/990, 1/99, तो P/Q की फॉर्म है। बात समझ में आती है क्या? 2012 का क्वेश्चन है ना। दोबारा ये जो क्वेश्चन आया तो ये अल्फाज थोड़े से बदले हुए हैं, हालांकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। रेशनल फॉर्म ऑफ 0.001 बार, यहां पर भी बार लगा हुआ है। तो सो द क्वेश्चन इज सेम, यहां रेशनल फॉर्म कह दिया, यहां पे इक्वल टू कह दिया, बस सिर्फ ये बात है। 1/999, 1/99, 1/199, 1/999, 1/111, ये 2017-18 में आया है। तो इसको करना सीख लीजिए कि अगर ये बार लगा हुआ होता है किसी नंबर पर तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये रेशनल नंबर होगा।
अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको इसकी एक रेशनल फॉर्म भी होगी, यानी p बाई क्यू की फॉर्म होगी। तो वो p बाई क्यू की फॉर्म हम कैसे निकालते हैं ये सिर्फ आपको समझना है। इस तरह का कोई भी सवाल हो जाएगा, समझ लीजिए। ओके, तो ये बेसिकली है क्या, इसका सॉल्यूशन समझिए। सॉल्यूशन ठीक 0.001 बार, इसका मतलब क्या होता है ये आप पहले समझिए। ठीक, इसका मतलब होता है 0.001 बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब रिपीट हो रही है, वो टर्म रिपीट होगी जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो यानी 001 001 और यहां पर हम 3 डॉट लगा के ये बात कह देते हैं मैथमेटिकली कि ये ऐसे ही आगे चलता चला जाए। ठीक है, सिर्फ 3 डॉट लगाते हैं, बच्चे 10-10 12-12 डॉट लगा देते हैं, तो वो लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 लगाने का मतलब ये समझा जाता है कि ये आगे तक ऐसी सिलसिला चलता चला जा रहा है। बात समझ में आ गई? 0.001 का मतलब ये होता है। ठीक है, क्या बात समझ में आती है? इसकी जो p बाई क्यू फॉर्म है उसको मैं x लिख लेता हूं, सपोज इसको मैं x लिख सकता हूं। ओके, तो x बराबर किसके हो जाएगा 0.001 डैश डैश। क्या बात समझ में आती है? ओके, अब देखिए, अब हम यहां पे आपको एक चीज सीखनी होगी कि ये जो 3 अगर 3 है रिपीट कर रही चीजें और डेसिमल के फौरन बाद हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1000x will be equal to 1.001 एंड सो ऑन। क्या ये बात समझ में आती है आपके? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। अब ये ऐसा हमने क्यों किया ये अभी आपके फौरन समझ में आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन को आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए। ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ओके, आप क्या करिए कि 2 में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो हमारे पास 2 है उसमें से 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1000x में से x चला गया तो कितना बचेगा बेटा? ये बचेगा 999x। किसके बराबर हो जाएगा? देखिए 1.001 एंड सो ऑन में से आपको घटाना है 0.001 तो ये पॉइंट के बाद की चीज माइनस हो जाएगी। किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? हमको निकालना क्या है? हमको x ही तो निकालना है। तो x बराबर आ गया 1/999। आंसर है, दोनों सवालों का सेम आंसर है, सेम सॉल्यूशन है, क्योंकि सवाल ही सेम है। 1/999 को आप कैलकुलेटर में टाइप करिए, कैलकुलेटर से निकालिए, तो यही चीज आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.001 एंड सो ऑन। तो कैलकुलेटर में जितनी भी डिजिट होती हैं 10-15 डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैलकुलेटर, तो ये वहाँ तक दिखाएगा आपको। ठीक है, कैलकुलेटर में बार वाला फीचर किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर होगा 1/999। तो जो पहला क्वेश्चन है ऊपर जो लिखा है इसका आंसर तो ये बी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है? और इसका आंसर सी हो जाएगा। 1/999 यहाँ पर सी पे दिया हुआ है। सो इन दैट वे वी कैन सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस। सेम क्वेश्चन है। नाउ मैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ कैमरे को टर्न कर देता हूँ। ओके, so here it is, these are 2 different questions but on the same chapters. The decimal expansion of 63/72 into 175। एक बात ये समझ लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी है, ऊपर p है नीचे q है और ये सारे के सारे इंटीजर की फॉर्म में है, तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर तो ये पक्की बात है कि ये है। अब रेशनल नंबर होगा तो 2 बातें होंगी, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। या तो ये क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। या क्या होगा? अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेट होगा।
तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो दो बातें होंगी, या तो रिपीट करेगा या नॉन रिपीटिंग होगा। तो रेशनल नंबर हमेशा अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग भी होगा, ये बात पक्की है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये रेशनल नंबर की फॉर्म है, तो या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन रिपीटिंग हो। ये नॉन रिपीटिंग होगा तो रैशनल नंबर रहेगा ही नहीं, ये इररेशनल नंबर बन जाएगा, सर्ट बन जाएगा। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, रिपीट भी नहीं कर रहा, ये आंसर तो पक्का नहीं होगा। ये तो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। टर्मिनेटिंग और दूसरा ऑप्शन लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो इन दोनों में से कोई एक होना है, तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जरा नॉलेज हो इसकी। आंसर तो बताना 1 मिनट का काम है। ये दोनों तो पक्के नहीं होंगे, ये पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए आपके। अलबत्ता जब हम उसको 63, सॉरी मैंने 2 लिख दिया, 63/72 इंटू 175 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1/200 आ जाता है ये, और ये हो जाएगा 0.005। ओके, क्या इतना ही हो जाता है? हाँ, इतना ही हो जाता है। या तो ये क्या चीज़ है बताना भाई? ये टर्मिनेटिंग है। कैसा हो गया? टर्मिनेट कर गया, ये रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग। तो आंसर ए हो गया, सीधा सीधा इसकी बात। क्या बात समझ में आ गई? बहुत इजी। आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2016-17 का क्वेश्चन है, AMU 11th इंटरनेट का। ठीक है, समझ लीजिए। 2 and 3 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं? कौन सा नंबर पूछ रहा है हमें? इररेशनल। इररेशनल का मतलब नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है तो कैसा होना चाहिए? नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होना चाहिए। ये जिस किताब से मैंने लिखा था उसमें रिपीटिंग ही लिखा हुआ है। सारे नंबर रेशनल नंबर ही लिखे हुए हैं। ये करेक्शन है, यहां पर भी ये रेशनल नंबर लिखा हुआ है, तो जानबूझ के मुझे करेक्ट करना पड़ा ये, क्योंकि मिसप्रिंट होती है किताबों के अंदर। अब ध्यान से देखिए, ये नंबर टर्मिनेट हो चुका है। ये यहां पर तो डैश डैश नहीं बना हुआ ना, 3 डॉट नहीं बने हुए, तो ये तो रेशनल नंबर है। क्या बात समझ में आती है? ये रेशनल नंबर है। देखिए ये टर्मिनेट हो चुका है, तो ये भी कौन सा नंबर है? ये रेशनल नंबर है। बचे ये दो, बी और सी बता, जिसमें दोनों में ये 3 डॉट लगे हुए हैं, यानी ये टर्मिनेट नहीं हुए हैं। तो हम देखेंगे रिपीट किसमें कर रहा है। देखो 1 3 1 3 1 3, ये रिपीट कर रहा है। ये भी कौन सा नंबर है? दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ये भी तो रेशनल नंबर है भाई। तो बचा बस यही 2.1 01 001 001 और फिर 4 0 आ गए। रिपीट नहीं कर रहा है, डैश डैश आ चुका है वहां पर। हालांकि किताब में ये गलत लिखा था, यहां पर 1 बना दिया गया था। तो अगर यहां 1 बना देंगे हम तो रिपीट होना शुरू हो गया, इसका मतलब ये हो गया। बहरहाल ये नॉन रिपीटिंग है। ये कैसा है? ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग। और जो नॉन रिपीटिंग है, जाहिर सी बात है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा। टर्मिनेट नहीं हो रहा तभी तो नॉन रिपीटिंग है। तो यही बेसिकली इररेशनल नंबर होगा, क्योंकि इररेशनल नंबर ही नॉन रिपीटिंग होंगे, रिपीट नहीं करेंगे और टर्मिनेट भी नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये इररेशनल नंबर। तो ये 4 क्वेश्चन है, और भी कुछ क्वेश्चन बचे, वो भी मैं इसी के साथ करा देता हूं अभी। So these are another 4 questions based on these 2 chapters. इनको भी हम सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये 2020-21 का सबसे यानी कि रीसेंट क्वेश्चन है, जो कि अभी नवंबर के अंदर टेस्ट हुआ है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है इफ b इज ए रियल नंबर, b कोई रियल नंबर है, सच दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस 1। इस तरह से है वो कि b स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस 1 है। ओके,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू निकालना है हमें, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से 3 तो ट्रू हैं और एक कोई नॉट ट्रू है, वो हमें पता करना है। ओके, तो बी है क्या, उससे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर ये जानना है कि बी क्या नहीं हो सकता। ठीक है, अभी आपके समझ में आएगा ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए इसको मैं सॉल्व करूँगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 1, बी को मैं कॉमन ले लूँ, बी माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ध्यान से समझिए, इसका मतलब यह है कि b 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 0? अगर b 0 हो जाएगा तो 0 इंटू माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो b 0 तो पक्का नहीं होगा, ये बात पक्की है। 0 इज ए रियल नंबर बट b विल नॉट बी इक्वल टू 0। और b क्या नहीं हो सकता, देखिए ये वाली जो टर्म है ये भी 0 नहीं हो सकती, तो यानी b माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज b कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो b 1 भी नहीं हो सकता और b 0 भी नहीं हो सकता। ये कंडीशन के साथ के बाद ही सॉल्यूशन होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आती है? अभी जब सवाल कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अब इस कंडीशन को जरा देखते हैं कि ये कंडीशन अचीव होती है या नहीं होती। बिल्कुल हो जाएगी आराम से। क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस 1, दोनों तरफ हम b से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी प्लस 1 मल्टीप्लाइडेड बाई बी। बी 0 नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं, बात समझ में? बी क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी। क्या ये चीज दे रखी है? क्या ये चीज दे रखी है? यस दे रखी है, ये ए में दे रखी है। हेंस ए इज ट्रू, ए ट्रू है, ए फॉल्स नहीं है। क्या बात समझ में आती है? इस इक्वेशन को बी क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी, इसको एक बार और बी से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा बी की पावर 4, ये हो जाएगा बी क्यूब, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, सॉरी यहां पर प्लस आएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। क्या बात समझ में आती है? बी स्क्वायर किसके बराबर है? बी प्लस 1 के बराबर है। तो अगली इक्वेशन में मैं ये लिख सकता हूं बी की पावर 4 इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस बी प्लस 1। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि हमको जो गिवन दे रखा है वो क्या दे रखा है, बी स्क्वायर। हमको गिवन क्या दे रखा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस 1, ये दे रखा है। ठीक है, ये मैंने इस बी स्क्वायर की जगह यहां लगा दिया, तो ये देखिए ये इक्वेशन प्रूव हो गई सेकंड वाली, यानी सेकंड भी ट्रू है, सेकंड इज नॉट द आंसर। हमें तो फॉल्स निकालना है ना। आगे बढ़ते हैं, इसी को मिटा के बढ़ेंगे। मैं इसको भी मिटा देता हूं। ओके, दो तो सही है, तीसरी निकालते हैं। बी क्यूब इज इक्वल टू 2b प्लस 1, ये कैसे आ सकती है भाई? क्या ये पॉसिबल है? बी क्यूब इज इक्वल टू 2b प्लस 1, ठीक है, बी क्यूब इज इक्वल टू 2b प्लस 1, इसको लिखते हैं हम, बी क्यूब इज इक्वल टू 2b प्लस 1। ये हमको प्रूफ करनी है कि ये है कि नहीं है। तो जो पहली वाली हमने प्रूफ करी थी, जरा उसी को देख लेते हैं। जो पहले वाली हमने प्रूफ करी थी उसी को देख लेते हैं। पहले वाली क्या थी, बी क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी। बी स्क्वायर किसके बराबर है? बी स्क्वायर हमें दे रखा है बी प्लस 1, तो हम लिख लेते हैं बी प्लस 1 प्लस बी, इट इज इक्वल टू 2b प्लस 1। क्या प्रूव हो गई? दूसरी भी, वो तीसरी भी, यस तीसरी भी प्रूव हो गई, यानी ये भी सही है। 3 प्रूफ कर दी, चौथी पे हम अंधा आंसर लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि वो ट्रू क्यों नहीं है। ये चौथा वाला हमारा आंसर है, ये आंसर क्यों है, यानी कि ये फॉल्स क्यों है। बात समझ में? हमें तो नॉट ट्रू निकालना है, यानी फॉल्स निकालना है। तो इसको प्रूफ करके दिखाता हूं मैं आपको, ये क्यों है फॉल्स। देखिए, अगर मैं इसको लिखता हूं बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस 1, क्या बात समझ में आती है? देखिए b प्लस 1 किसके बराबर है? b प्लस 1 बराबर है बी स्क्वायर, ये गिवन है, इट इज द ट्रू थिंग। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब हमने एक कंडीशन प्रूव करी थी, b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर b 0 के बराबर नहीं है तो b स्क्वायर भी 0 के बराबर नहीं है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। क्या बात समझ में आती है? ओके,
हमने कैंसिल किया है तो यहाँ पे क्या बचा होगा, 0 बचा होगा, ठीक है, हमने तो माइनस किया है, तो b क्यूब यहाँ पर बराबर आ गया 0 के, यानी b भी बराबर आ गया 0 के, विच इज नॉट पॉसिबल। ये तो हमने प्रूव भी किया है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि b 0 के बराबर हो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो चीज हमें दे रखी है ये नॉट ट्रू है, यानी यही हमारा आंसर है। ओके, थोड़ा मुश्किल पड़ रहा होगा समझना, अगर तो इसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आएगी बात, ठीक है, कई बार देखेंगे तो समझ में आएगी। नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग, इफ इट इज नॉट टर्मिनेटिंग देन इट विल बी डेफिनेटली रिपीटिंग। बात समझ में आई? तो क्या होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये मैं बता चुका हूं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के अंदर, कई बार लिख के भी दिया मैंने। तो कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग तो हो सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमें कैन नॉट भी निकालना है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट कर रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इट कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा, तो ये किसका होता है, ये किसका होता है, ये तो इर्रेशनल नंबर की साइन होता है, तो यहां पे हमें कैन नॉट बी, तो रेशनल नंबर के लिए तो कैन नॉट बी होगा, तो यानी यही हमारा आंसर है। बात समझ में आई? ये तो इर्रेशनल नंबर का साइन है, ठीक है, तो हमारा डी ही क्या होगा, आंसर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब मैं दूसरे क्वेश्चंस दिखा देता हूं। ओके, ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन तो मैं अभी करा चुका हूं आपको। 0.2313131 ये रिपीट हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। इज इक्वल टू, ऐसे दो क्वेश्चन अभी करा चुका हूं मैं, एक बार और आया है, एक बार और आया है क्वेश्चन, तो आप ये देख लीजिए 15-16 साल में अगर कोई क्वेश्चन 4 बार आ रहा है तो इसका मतलब उस तरह का क्वेश्चन को कर लेना ज़्यादा अच्छा है, उस तरह के क्वेश्चन को समझ लेना बहुत अच्छा है। ओके, बात समझ में आती है? इस सवाल को हम करते हैं, तो मैं लिखूंगा इस सवाल का सॉल्यूशन 0.2313131 डैश डैश डैश, इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार लिख के भी हम डाइजेस्ट कर सकते थे। इसको मैं मान लेता हूं x, मान सकता हूं मैं, क्या बात समझ में आती है? अब देखिए इसमें हम 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें एक टर्म और आ रही है जो रिपीट नहीं हो रही, 2। तो सबसे पहले मैं 10x लिखूं, 10x किसके बराबर हो जाएगा भाई, 10x बराबर हो जाएगा 2.313131 डैश डैश डैश। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, जब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी 10 से करूंगा तो ये 2.31। कंसेप्ट क्या होता है वो समझना होता है। एक बार इस पूरे को 10x को 100 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मैं ये 31 को और इधर लेकर आना चाहता हूं, ठीक है, तो 100 को करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, तो ये हो जाएगा 231.313131 डैश डैश डैश। इस पहले वाले को 1 कह दीजिए, इस दूसरे वाले को 2 कह दीजिए। अब देखिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि इक्वेशन 2 में से मुझे 1 को घटाना है, माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाली टर्म को मैं बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं, ठीक है, मिटा देना चाहता हूं। 313131 पॉइंट के बाद है, यहां भी पॉइंट के बाद है 313131। जब हम माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? तो मैं क्या करूंगा कि 2 में से मैं माइनस करूंगा 1 को। क्या बात समझ में आती है? 1000x माइनस 10x कितना बचेगा? 990x बचेगा या नहीं बचेगा? क्या बचेगा? 990x। क्या आपको नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है? ध्यान से, है ना, 990x बचेगा। 1000x में से 10x घटा दिया मैंने। 231 में से 0.313131 ये कट जाएगा। 231 में से सिर्फ 2 घटाने, तो ये बचेगा 229। क्या बात समझ में आती है? 0.00 बचेगा, इधर तो 00 ही बचेगा, अब कुछ नहीं बचा। तो 0 को आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 229 डिवाइड बाई 990। दिस इज द आंसर। क्या बात समझ में आती है? ओके 229 बटे 990 कहाँ है आंसर, ये रहा बी, बी इज द आंसर। सो दीज आर द 12 क्वेश्चंस ऑफ योर दीज 2 चैप्टर्स। ऐसे 5-6 सवाल और भी हैं, इनको भी मैं जल्दी ही कर दूंगा। ओके अभी आप फिलहाल इनसे काम चलाइए और इनको अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, किस तरह के आ रहे हैं। सारे एनसीईआरटी से हैं ये, इसके लिए कोई आपको पहाड़ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किताबें ढूंढने की ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा। सारे एनसीईआरटी से सवाल ये हल हो रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत कोई आपको अल्लामा की किसी किताब चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी इज इनफ फॉर दीज 2 चैप्टर्स एट लीस्ट। ओके, यू बेटर प्रैक्टिस एनसीईआरटी। थैंक यू वेरी मच।